फुटबॉल में ब्राज़ील ऑफ एशिया कहे जाने वाला हमारा भारत देश, जिसने 1951 और 1962 में एशियन चैंपियंस का खिताब जीता, जो 1956 ओलंपिक्स की सेमीफाइनलिस्ट थी। तो ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में हमारे एक्स कैप्टन सर सुनील छेत्री को खुद सामने आकर लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ा? I request you, come and watch us in the stadiums. I mean, it's not fun to criticize or abuse on internet. Come to the stadium, do it on our face, scream at us, shout at us, abuse us. Who knows? One day, we might change you guys. You might start cheering for us. Please come. तो आखिर ऐसा क्या हुआ तब से लेकर अब तक कि इंडियन फुटबॉल में इतना बदलाव आ गया? नमस्कार दोस्तों, मैं निश्चल स्वागत करता हूं आपका वॉच ओवर इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर कैसा था इंडिया में फुटबॉल का सफ़र, और जानेंगे इस राइज, फॉल और स्ट्रगल वाली कहानी को। नागेंद्र प्रसाद सर्बाधिकारी, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल कहा जाता है, और तो और वही थे जिन्होंने इंडिया में फुटबॉलिंग कल्चर को प्रमोट किया। क्या आप लोगों को पता है कि 1827 में भारत का पहला फुटबॉल क्लब बना, जिसका नाम द बंगाल क्लब था। यह एक सोशल क्लब हुआ करता था कोलकाता में, जो कि ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था। इसी के बाद भारत में खेले जाने वाला था एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट डुरांड कप, जिसकी शुरुआत 1888 में की गई। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बारी थी, और बारी थी इंडिया के गोल्डन जनरेशन की। इसी बीच 1941 में संतोष ट्रॉफी की भी शुरुआत हो जाती है, जिसे 1996 तक खेला गया, जो कि उस टाइम पे भारत का हाईएस्ट डोमेस्टिक कंपटीशन था। वहीं अब बारी थी ओलंपिक्स की, तो इंडिया की परफॉर्मेंस 1948 लंदन ओलंपिक्स में बहुत अच्छी थी। जितना उनसे उम्मीद की जा रही थी उससे भी कई गुना अच्छी। हम ज़रूर फ्रांस के अगेंस्ट वो मैच 2-1 से हार गए, पर हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उस टाइम के ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज डी 6 ने इनवाइट किया इंडियन प्लेयर्स को डिनर के लिए उनके पैलेस में। जब मीडिया ने हमारे उस समय के कैप्टन तालेमरेन आओ से पूछा कि आपके प्लेयर्स बिना फुटबॉल बूट्स के क्यों खेलते हैं और सिर्फ वो एंकल सपोर्ट क्यों बांध के रखते हैं, तो इस सवाल का उन्होंने बहुत सीधा सा जवाब दिया, हमारे देश में खेला जाता है फुटबॉल और आपके यहाँ खेला जाता है बूट बॉल। तो ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी गोल्डन एरा की। अब ब्राज़ील ऑफ इंडिया कहे जाने वाली इंडियन टीम की भार सौंपी गई शहीद अब्दुल रहीम को, जिन्होंने 1950 से लेकर 1963 तक इंडिया को मैनेज किया था। और अब्दुल रहीम की इसी मैनेजमेंट के अंडर ही इंडियन फुटबॉल ने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल सक्सेस एंजॉय किया। सईद अब्दुल रहीम की मैनेजमेंट में इंडियन 1951 और 1962 एशियन कप की गोल्ड मेडलिस्ट रही, और इंडिया एज अ फर्स्ट रनर अप फिनिश करती है 1964 एशिया कप में, जहां उन्हीं की बनाई हुई वही चैंपियन टीम थी। इंडिया 4th प्लेस फिनिश लाती है 1956 ओलंपिक्स में, और तो और अब्दुल रहीम के एरा के बाद 1970 के एशियन गेम्स में इंडिया ब्रोंज मेडलिस्ट रही। ये था इंडियन फुटबॉल का वो गोल्डन जनरेशन। इस गोल्डन पीरियड में हमें भारत के लिए कई लेजेंडरी प्लेयर्स मिले, जैसे हमारे फॉरवर्ड लाइन में पीके बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, तुलसीदास बलराम, हमारे मिडफील्ड में फ्रैंको, राम बहादुर, हमारे डिफेंस की दीवार माने जाने वाले जर्नैल सिंह, अरुण घोष, और हमारे उस समय के लेजेंडरी गोलकीपर्स पीटर थंगराज और प्रद्युत बर्मन, और कई ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने अपना योगदान दिया था इंडियन टीम के लिए। इन सब खिलाड़ियों को और इस एशिया कप के सफ़र को अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इंडियन फुटबॉल के इस गोल्डन एरा और गोल्डन पीरियड पर बनी मूवी मैदान को। अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। और मेरा दावा है आप लोगों से,
कि आप भी इन खिलाड़ियों के साथ दिल से जुड़ेंगे और इंडिया के उस जीत की खुशी आज भी सेलिब्रेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो स्ट्रगल है वो शुरू कैसे होता है। तो वर्ल्ड में फुटबॉल को लेकर पैशन इतना ज़्यादा है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यूएन में जितने कंट्रीज रजिस्टर्ड नहीं हैं, उससे कई ज़्यादा कंट्रीज फीफा में रजिस्टर्ड हैं। वही फीफा जो वर्ल्ड फुटबॉल को गवर्न करती है। फिर भी इंडिया उस समय फीफा के कॉम्पिटिशन्स को लेकर सीरियस नहीं था और आज तक भी फीफा वर्ल्ड कप में वो मूवमेंट ऑफ ब्रिलियंस नहीं दिखा पाई। तो 1948 में इंडिया फीफा से जुड़ा और 1950 में भारत को पहला मौका मिला फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का। इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए पहले इंडिया को क्वालिफिकेशन राउंड क्लियर करना था। उन सभी मैचेस को जीतने के बाद जब इंडिया को मौका मिलता है फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का, तब इंडियन फेडरेशन AIFF ने ऑप्ट आउट कर लिया इस टूर्नामेंट से। पर क्यों? ऐसा कहा जाता है कि इंडिया वर्ल्ड कप इसीलिए नहीं खेल पाई क्योंकि पहले प्लेयर्स बेयरफुट खेलते थे। तो क्या इसीलिए उन्हें अलाउ नहीं किया गया? तो इसका एक सिंपल सा रीजन था कि उस टाइम पर फीफा वर्ल्ड कप कंपैरेटिवली एक नया टूर्नामेंट था और 1952 में ओलंपिक्स भी होने थे। तो इंडियन फेडरेशन AIFF ने ओलंपिक्स को प्रायोरिटी देना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी खेलकर एम्बैरेस होने से अच्छा है हम 2 साल की मेहनत करके ओलंपिक्स में झंडे गाड़ कर आएंगे। हम आज भी इस गलत डिसीजन को फील कर सकते हैं। सोचिए, अगर उस समय इंडिया वर्ल्ड लेवल पे compete करती तो आज हो सकता था हम वर्ल्ड फुटबॉल में और आगे होते। और इसी वजह से फीफा और AIFF में रिफ्ट हो जाती है और फीफा ने भारत पर बैन लगा दिया और अगले 30 साल तक इंडिया किसी भी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में हिस्सा नहीं ले सका। अब फीफा के उस बैन के बाद इंडिया वर्ल्ड लेवल पर कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पा रहा था। हम सिर्फ एशियन टीम्स के अगेंस्ट ही खेल रहे थे, वो भी सिर्फ कप कॉम्पिटिशन्स में, जहां बाकी एशियन कंट्रीज जैसे जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरब जैसी कंट्रीज अपने फुटबॉल सिस्टम को ग्रास रूट लेवल से सुधार कर एशियन जायंट्स बन गई और फीफा वर्ल्ड कप में भी यूरोपियन और अमेरिकन जायंट्स के साथ compete कर रही थी। वहीं पर इस गोल्डन जनरेशन के रिटायरमेंट के बाद हमारे पास उतने प्लेयर्स ही नहीं थे जिन्हें हम स्काउट कर सके और वापस से टॉप लेवल टीम बन सके। तो प्रॉब्लम तो थी, पर आखिर क्या? तो देखा जाए तो क्लब बायसनेस तो थी हमारे देश में कि कौन से क्लब से कौन सा प्लेयर सेलेक्ट होंगे और इंडियन टीम में आएंगे, और ऐसा शायद इसलिए भी क्योंकि कोई और वेल इस्टेब्लिश्ड क्लब नहीं था इंडिया में। तो जो प्रॉब्लम थी वो क्या सिस्टम में थी कि फेडरेशन ने ग्रास रूट लेवल पर फोकस नहीं किया और यूरोपियन लीग्स की तरह हमारे पास कोई भी रेलीगेशन और प्रमोशन का लीग सिस्टम नहीं था। अब तो ये एक चेन प्रॉब्लम है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर फंड्स इन्वेस्ट किए ही नहीं जाते हैं। जब प्लेयर्स ही डेवलप नहीं होंगे तो टीम ही नहीं बन पाएगी, और अगर बन गई तो उन्हें वो इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसे मिलेगा? क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस तो ना के बराबर ही खेल रही थी इंडिया। अब फुटबॉल में व्यूअरशिप की गिरावट देखी जाने लगी। इसका पहला रीज़न तो इंडियन टीम का कोई बड़ा इंटरनेशनल कप ना खेलना था। पर उसी समय 1983 में इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। इस वजह से भी फैंस का एक स्विच आया कि वो फुटबॉल से ज़्यादा क्रिकेट में इंडिया को ज़्यादा पसंद करने लगी। इस गिरती व्यूअरशिप को देख के इंडिया में 25 सितंबर 1977 में पहले एक फ्रेंडली मैच खेलने आए थे न्यूयॉर्क कॉस्मोस की तरफ से मोहन बगान के खिलाफ, होमलैंड ऑफ फुटबॉल कोलकाता में। उस समय स्टेडियम में भीड़ उमड़ पड़ी थी सिर्फ पहले की एक झलक पाने के लिए। अब व्यूअरशिप में थोड़ा बहुत इजाफा आने लगा था क्योंकि इंडिया में लीग कप फुटबॉल की शुरुआत होने वाली थी, जहां अब टैलेंटेड प्लेयर्स स्काउट किए जाने थे। तो 1977 में ही इंडिया का पहला फेडरेशन कप खेला गया था,
जिसके बाद 1982 में नेहरू कप की शुरुआत होती है इंडिया में। इन सब डोमेस्टिक कप्स की वजह से वो स्पार्क इंडियन टीम में वापस आता हुआ दिखने लगा और 1962 के बाद हमने अपनी अगली इंटरनेशनल ट्रॉफी 1993 में जीती, जो कि थी सैफ कप। और तब से लेकर अब तक इंडिया 9 सैफ कप जीत चुका है। पहला 1993 में, फिर 1997 में, फिर 1999 में, फिर 2005, 2009, 2011, 15, 21 और फिर 2023 में। अब इन्हीं डोमेस्टिक कप्स की वजह से हमें वापस से वो जनरेशनल प्लेयर्स मिलने शुरू हो गए। इस समय हमारे पास IM विजयन, बाईचुंग भूटिया, शब्बीर अली, क्लाइमैक्स लॉरेंस, गौरमंगी सिंह जैसे बेहतरीन खिलाड़ी मिले जिन्होंने इंडिया को कई साल तक सर्व किया। अब हमें एक प्रॉपर लीग फॉर्मेट चाहिए था जहां 5-6 महीने तक फुटबॉल डोमेस्टिकली खेला जाए। तो 1996 में NFL नेशनल फुटबॉल लीग खेला गया, जो इंडिया का पहला लीग सिस्टम वाला कंपटीशन था। और 2007 में इसे स्क्रैप करके आई लीग की शुरुआत होती है, जो कि आज तक खेला जाता है। अब इंडियन फुटबॉल का नक्शा बदल गया था। पहले जहां हमें रिटायर्ड प्लेयर्स रिप्लेस करने के लिए प्लेयर्स ही नहीं मिलते थे, वहीं अब हमें 2007 के बाद एक और ग्रेट बंच ऑफ प्लेयर्स मिले ट्रांजिशन करने के लिए। 2008 में इंडिया को सुनील छेत्री के रूप में एक बेहतरीन खिलाड़ी मिला, जो कि आगे चलकर इंडियन फुटबॉल का फेस बन गए। अब इस री राइज ऑफ फुटबॉल को देखते हुए 2010 में IMG और रिलायंस की 15 साल की एक डील होती है और यहीं से शुरू होने वाला था मॉडर्न इंडिया का फुटबॉल और इंडियन टीम को एक नया नाम मिला, द ब्लू टाइगर्स। अब इंडियन फुटबॉल में कई बदलाव आने वाले थे। तो क्या इंडियन फुटबॉल वहां तक पहुंचा जहां उसे दुनिया से वो रिकॉग्निशन मिले? क्या हमने आगे कोई बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला? क्या हमें अब वो बेहतरीन सेट ऑफ प्लेयर्स मिले? क्या फीफा और AIFF में दोबारा रिफ्ट हो सकता था? और क्या लियोनेल मेसी का 2011 में इंडिया आने से क्या क्या बदलाव आया हमारे इंडियन फुटबॉल में? तो ये हम जानेंगे इंडियन फुटबॉल की रोलर कोस्टर जैसी राइड के अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए वॉच ओवर इंडिया के साथ।